नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत का मिशन चीन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 15 जुलाई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे, जो मई 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा होगी। ये यात्रा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक की जमीन तैयार की जाएगी। एस जयशंकर की चीन यात्रा के क्या कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, इसके बारे में भी हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता भी एक अहम पहलू है। वो चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सीमा विवाद, व्यापार और सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा होगी। सीमा विवाद पर बातचीत भी की जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही व्यापार और आर्थिक संबंध पर भी मंथन संभव है। दोनों देश व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें चीन द्वारा भारत को दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति भी शामिल है। यात्रा के संभावित परिणाम के बारे में भी जानने की कोशिश होगी। जयशंकर और वांग यी के बीच वार्ता से सीमा पर जो तनाव कम करने में मदद भी मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही दोनों देश व्यापार और आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए भी कदम उठा सकते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंधों में सुधार भी एक प्रमुख दृष्टिकोण है और यात्रा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहमति के भी आसार नजर आ सकते हैं। एससीओ बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर भी चर्चा होगी, जिसमें अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्र के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लिहाज से यह बैठक में चर्चा हो सकती है और हो भी सकती है। इसके बारे में इनकार नहीं किया जा सकता है। जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में तो भाग लेंगे ही, इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बैठक के लिए भी जमीन को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की जाएगी और भारत का यह मिशन चीन है, और इस लिहाज से विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2020 के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह पहली चीनी यात्रा है। इसलिए भी यह खास है क्योंकि अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है उनकी पिछले विजिट के बाद। ऐसे में ये यात्रा शंघाई सहयोग संगठन यानी कॉमनली यूज टर्म एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रही है, और यह बात साफ तौर पर संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच जो बैठक हो सकती है, उसके लिए भी बातचीत होगी और ज़मीन तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और क्या और मायने हो सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस बैठक का, खास तौर पर तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह स्थिति निकलकर सामने आए कि किस तरह चीन का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री की यह बैठक है। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शर्मा साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का हमने जिक्र किया, तो अब रक्षा के तमाम मुद्दों के ऊपर क्या फोकस रहने वाला है, और अब जो विदेश मंत्री की बैठक लगभग 5 साल के बाद होने वाली है, चीन की धरती पर वो जा रहे हैं,
ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है भारतवासियों को, क्योंकि चीन के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं किसी से छुपे नहीं हैं, और कितनी निकटता इस वक्त पाकिस्तान के साथ चीन की है ये अभी जग जाहिर है। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे आपने अपनी भूमिका के अंदर पूरा डिटेल के अंदर वर्णन किया है, मैं इस मामले के अंदर मेरे मिक्स से विचार आते हैं मेरे दिमाग के अंदर। एक तरफ आता है कि हमारे कुछ रिलेशन जो है 2020 गलवान झड़प के बाद थोड़े थोड़े से चीन के साथ रिश्तों में सुधार हुआ है, अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरा अगर एस्पेक्ट देखते हैं तो जिस प्रकार से चीन कार्रवाई कर रहा है भारत के अगेंस्ट, वो एक बहुत ही चिंताजनक और निराशजनक विचार लाता है। देखिए, हाल ही के अंदर चीन ने सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि उन्होंने राफेल को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, जिसके एवज में जो है फ्रांस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया हो। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए चाइना जो है वो उसके हाथों में खेलता। अभी आप हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की शंघाई एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर से पहलगाम का बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया और हमारे आतंकवाद के व्यू को डाइल्यूट किया गया, और उसके अंदर जो है उन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर बातचीत की, और जिस वजह से जो है भारत ने उस जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, दोभाल साहब जब गए थे चाइना के अंदर, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ प्रोग्रेस हुई थी, मानसरोवर यात्रियों का जो है 5 साल से जो है यात्रा पे नहीं जा रहे थे, वो हुआ। अभी जो है इंडिकेशन आ रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से बीजिंग के ऊपर और व्यापार के ऊपर जो है आपस में बातचीत हो रही है। देखिए, चाइना के ऊपर आप किसी भी प्रकार से जो है विश्वास, पूरी तरह से आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है ये चाइना को अपनी तरफ से अपने व्यवहार के अंदर सुधार लाना होगा, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको जो है कम करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों नेबर्स के अंदर एक अच्छे रिलेशन हो। लेकिन कुणाल जी, चाइना जो है बीच बीच के अंदर कोई इस प्रकार की हरकत कर देता है जिससे कि संबंधों के दोबारा बिगड़ने के कगार के ऊपर आ सकते हैं। अभी कोई 1 महीना पहले ही उन्होंने अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों के नाम बदली कर दिए। हालांकि अगर आप इसको एक्चुअल में महसूस करें तो किसी भी देश का दूसरे देश के क्षेत्रों का नाम बदली करने का कोई औचित्य नहीं है। ये जब तक कि यूनाइटेड नेशन की जो जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो उस इलाके के अंदर आती है, वो स्थिति का जायज लेती है, और उसके बाद लोगों से बात करने के बाद जो है उन इलाकों के नाम चेंज हो जाते हैं। लेकिन चाइना समय समय पर हमारे लिए इरिटेट करता है, चाहे वो लद्दाख के अंदर 2 काउंटीज का नाम रखता है जो कि हमारे इलाके के अंदर पड़ जाती हैं, और छोटे मोटे जो है वो हमें हर वक्त जो है लेट डाउन करने की कोशिश करता रहता है, और पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर जो है वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जहां हमारे राष्ट्र हितों के ऊपर प्रहार करता है। अभी जो है एससीओ का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा जो है मोटे तौर के ऊपर है कि आपने आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल करना है, क्षेत्रीय सुरक्षा को आपने मिलजुल कर साइबर क्राइम्स को, अर्थव्यवस्था को पूरा करना। लेकिन अगर आप देखते हैं पूरे 11 कंट्रीज के अंदर तो 2 कंट्रीज तो डायरेक्टली टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। ईरान की जो है 3 प्रॉक्सी चल रही है, पाकिस्तान जो एपी सेंटर है। और जब आपके चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि आपने आतंकवाद से लड़ना है, तो ऐसे कंट्रीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि टेररिज्म के विक्टिम हैं, उनको किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे? तो ओपनली जो है इसका मकसद कुछ होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल जो है चाइना और पाकिस्तान जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस फोरम का इस्तेमाल करता। अभी आप देख लीजिए, 2 दिन पहले जो है हमारे दोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के कन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर पब्लिकली सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जो है जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उनके ऊपर डिटेल में दिया। उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है
पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है कि भारत ने जो है यूएन चार्टर और इंटरनेशनल नॉर्म को दरकिनार करके हमारे ऊपर हमला किया, वो एक अग्रेसर था। भारत जो है सब प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फैला रहा है, और भारत नहीं बताता कि हमने पाकिस्तान ने जो है इसके 6 रफेल जो है वो गिरा दिए गए। इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की पॉजिटिविटी आएगी, चाहे वो एससीओ है या बाकी है। लेकिन अब ये इस बार देखते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर आतंकवाद के मुद्दे को दोबारा से चिन्हित किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये बातें हैं। दूसरा, जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर की 1 to 1 भी उनसे बातचीत होनी है, तो जिसके अंदर मेरा ये मानना है कि व्यापार के लिए बात होगी, और दोबारा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इस बात के ऊपर स्ट्रेस देंगे कि बाउंड्री इशू को जो हम एमिकेबली जो है रिजॉल्व करें, ताकि हमारे फ्रेंडली नेबर के संबंध सुधरे, और जिस प्रकार का हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम खत्म करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाइना जो है, जैसा कि उनके स्पोक्स पर्सन ने लास्ट टाइम भी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद कहा था कि बाउंड्री इशू जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको रिजॉल्व करने में समय लगेगा। तो देखते हैं, चलिए कुछ तो पॉजिटिविटी आई है कि उनके जो बॉर्डर इशू के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका और हमारे यहाँ पे डोभाल साहब की शायद इस महीने के अंदर वो हमारे देश में आएंगे और उनकी बातचीत होगी इस फोरम के ऊपर। दूसरा जो मैं एस्पेक्ट है, जो इनकी 1 to 1 बात होगी फॉरेन मिनिस्टर साहब की, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, अगर वो आते हैं तो सिचुएशन जो है इस समय अगर पूरे वर्ल्ड के ऊपर दिखाएं तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है पूरी तरह से एक प्रकार से बिखरा हुआ है। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनके बारे में तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी वो कुछ कहते हैं टैरिफ लगा देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी भारत को एक तरफ कहते हैं कि हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसके बाद जो है वो अपनी कांग्रेस और सीनेट के अंदर एक बिल पारित कराने के लिए भेजते हैं कि रूस से भारत जो है वो तेल खरीद रहा है और हमें उसके ऊपर 500% जो है टैरिफ लगाएंगे। तो इस समय जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है एक प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है, और मेरे ये आग्रह है कि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एससीओ, इनको अपने इलाके के सभी के राष्ट्र हितों का ध्यान रखते हुए आपस के अंदर एक पॉजिटिविटी के अंदर कुछ डिसीजन लेने चाहिए, ताकि बाकी जो मानवता है उसके ऊपर भी इसका असर पड़े। और दूसरा जो है, जो आजकल बढ़ चढ़कर भारत जो है एक प्रकार से लीडर बन रहे हैं, भारत जो है साउथ ग्लोबल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो एससीओ के ऊपर भी इस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो विकसित देश हैं या जिनकी बहुत आय जो है कम है, उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाए। आज की अभी तक जो है ग्लोबल साउथ को किसी प्रकार की कोई प्रेफरेंस नहीं मिली। वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो है अपने ढंग से पॉलिसीज बनाई और उनको एक्सप्लॉइट किया। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर किस प्रकार की बातों के ऊपर सबकी सहमति बनती है। जी कुणाल जी। ओके शर्मा साहब, तो सर श्रीवास्तव साहब, तो फिर क्या इस बात को मान लिया जाए कि मोर देन पर्सनल फ्रंट, अब ये प्रोफेशनल फ्रंट के तहत इस पूरी विजिट को देखा जाए, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, चीज़ों को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ये यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है? आशय क्या है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, आशय बहुत स्पष्ट है कि भारत और चाइना के जो संबंधों में हाल के समय में सुधार हुआ है, और ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो पिछले वर्ष के अंत में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो रशिया में कजान में जो मुलाकात हुई थी, और उसके एक दिन पहले जो डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक में जो डिसएंगेजमेंट को करने के लिए सहमति बनी थी, उसके बाद से संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। और ये जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भारत और चाइना अफेयर्स के श्री अजीत डोभाल उन्होंने जो बीजिंग की यात्रा की थी,
और वो OSR लेवल की भी टॉक्स हुई थी। उसके बाद कैलाश मानसरोवर के यात्रा को शुरुआत करने पर सहमति बनी थी। रिवर डेटा शेयरिंग को लेकर के भी सहमति बनी थी। डायरेक्ट फ्लाइट को शुरू करने की बातचीत शुरू हुई थी। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसके के ऊपर अब सहमतियां बनी है और डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट भी कर ली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय ये है कि जो भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है उसमें जो सीमा संबंधी विवाद रहता है उसका परमानेंट रिजोल्यूशन अगर कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है कि इस पूरी सीमा का एक प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन किया जाए जी। और ये जब तक प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन नहीं हो जाता तब तक इस तरीके के सीमा संबंधी जो विषय हैं वो समय समय पर आते रह सकते हैं। कई बार हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज चाइना के साइड में चली जा सकती हैं, चाइना की पेट्रोलिंग पार्टीज हमारे साइड में चली जा सकती हैं और उसको लेकर के भ्रम की, कंफ्यूजन की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है क्लियर और प्रॉपर सीमा रेखा की डिमार्केशन की, इसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है और जिसके ऊपर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल की जो चाइना की यात्रा की थी उसमें उन्होंने अनेक पॉइंट सजेस्ट किए थे, जिसमें कि एक पॉइंट ये भी था कि जो सीमा का एक प्रॉपर निर्धारण किया जाए। हालांकि चाइना की तरफ से बयान आए थे कि इसमें समय लगेगा, लेकिन समय अवश्य लगेगा। मैं भी ये मानता हूँ कि इसमें समय लगेगा, इतना आसान नहीं है और ये जो नेगोशिएशंस है लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नेगोशिएशन शुरू करने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो श्री अजीत डोभाल के हाल की SCO की बैठकों को लेकर के और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की जो SCO की बैठकों से संबंधित यात्राएं रही हैं और अब 5 वर्षों के उपरांत हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर चाइना जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है। श्री एस जयशंकर चाइना में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं, उनको चाइना के मामलों का बहुत ही गहरा अनुभव है और चाइना के विदेश मंत्री के साथ वो रेगुलर इंटरेक्शंस करते रहे हैं। लेकिन चाइना की धरती पर 5 वर्षों के बाद ये इंटरेक्शन होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेक्शन है, इस पर सभी की नजर होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सहमतियां हाल के समय में बनी हैं उसमें और अधिक गहराई हम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कारण मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, चाइना स्वयं भारी दबाव से गुजर रहा है। चाइना के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध जाहिर है कि वो नहीं है, एक इंटेंस राइवलरी है और अब डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से एक ट्रेड वॉर जैसी स्थितियां वहां बन जाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है उसको ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि चाइना भी अपने जो बायलैटरल संबंधों को बेहतर करे। और मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत के लिए भी आवश्यक है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध हो, उसको भारत मेंटेन करके चलेगा। भारत जाहिर है कि अपने संबंधों में विदेश नीति में एक स्वतंत्रता की विदेश नीति पर चलता है, स्वतंत्र विदेश नीति, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। किसी के डिक्टेशन पे आकर के, किसी के दबाव में आकर के कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अपने निर्णय नहीं लेते। चाइना के साथ हमारे अपने संबंध कैसे होने चाहिए भारत डिसाइड करेगा, ना कि कोई और राष्ट्र डिसाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो संबंध, ये जो यात्रा है, इसके मैसेजेज ऑल अक्रॉस जाएंगे। ये भारत और चाइना के बीच के संबंधों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरे विश्व में भी ये जो मैसेज जाएगा कि भारत, चाहे वो रशिया के साथ हमारे संबंध हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे वो ब्रिक्स के साथ हो, भारत स्वयं इसका निर्णय करेगा और हमें किस लेवल पर कहाँ जाना है ये हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर निर्धारित करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, राष्ट्रों के द्वारा अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में भारत को और भी संकल्पबद्ध होकर के अपने संबंध अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी बेहतर करने होंगे। चाइना एक इम्पोर्टेंट पड़ोसी राष्ट्र है और एक बात मैं अवश्य और भी अंत में आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि भारत और चाइना विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र, दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों मेजर पावर्स हैं। और यदि इन दोनों राष्ट्रों के बीच के संबंध अच्छे होते हैं, दोनों के बीच में विजडम प्रिवेल करता है, दोनों अपने विवादों का समाधान एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कर लेते हैं, बातचीत के माध्यम से कर लेते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और ये जो है जाहिर है कि इसके लिए चाइना को सकारात्मक कदम उठाने होंगे। इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को उसमें मेंशन करूंगा कि चाइना के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, जो उसकी रिजीम है, उसमें विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद सब कुछ है। और हमने चाइना के साथ जो हमारे अनुभव भी कड़वे रहे हैं,
तो ऐसे में चाइना के साथ डील करने का एकमात्र तरीका है, जो कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया जो भारत है वो कर रहा है, वो ये है कि चाइना के साथ हम शक्ति की भाषा से बात करते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करते हैं। चाहे वो डोकलाम का 2017 का विषय रहा हो, चाहे वो गलवान का 2020 का इंसिडेंट रहा हो, या आज का विषय हो, हम शक्ति के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए बात करते हैं। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो उसमें 3 चीजें शामिल है। एक तो ये है कि बॉर्डर एरियाज पर हमारा जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो रोबस्ट है, वो बहुत ही सशक्त है, और चाइना जिस तरीके से अपने डिप्लॉयमेंट करता है वैसे ही हम भी करके रखे हुए हैं। और दूसरा, बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तेज गति से टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ रहा है, जो कि पहले की सरकारें भारत में नहीं किया करती थी। और तीसरा, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, चाहे वो क्वाड का इनिशिएटिव हो, चाहे आसियान के साथ हमारे संबंध हो, या अन्य बायलैटरल रिलेशनशिप हो, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी गहरा कर रहा है। और इस माध्यम से जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भारत ने अपनी डेवलप की है, और चाइना इस बात को जानता है कि आज का ये जो भारत है, इसको यदि हम किसी तरीके से हरास और परेशान और इनकर्जन इत्यादि करने की कोशिश करेंगे तो ये भारत पलट करके जवाब देगा। गलवान में भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था, डोकलाम में भी आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन लंबे समय तक चला था, और चाइना को हमने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो चाइना के साथ शक्ति के साथ ही डील किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसी रिजीम है चाइना की कि जो कि ताकत की भाषा समझती है। वो जो रिजीम है वो उसके रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। वो सुंजू की फिलॉसफी पर चलते हैं, हाई ड्यूरेबिलिटी बाइड योर टाइम की फिलॉसफी पर तो चलते रहे, लेकिन आप शी जिनपिंग के नेतृत्व का जो चाइना है वो, और डेंग जियाओपिंग की जो हाई ड्यूरेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम की फिलॉसफी को छोड़ करके वो असर्टिव चाइना ड्रीम की बातें करने लगे। लेकिन उनकी पूरी मनोवरेबिलिटी जो उनकी है, जो उनकी जो पूरी उनका जो बिहेवियर है, और उसमें डिसेप्शन बहुत ही उसका इंटीग्रल पार्ट है। इसको भारत समझता है, और इसी वजह से हम उसके फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं। चाइना के साथ हम एंगेज करके रखे हुए हैं। आप देखिए कुणाल जी, तो 2020 की गलवान की इतनी विभत्स घटना के बाद भी भारत ने चाइना के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा। चाहे वो कमांडर लेवल की टॉक्स रही हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स रही हो, लगातार हम बातचीत करते रहे, और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना को दिखाते रहे। और चाइना अंत में पिछले वर्ष कजान में जो बात हुई उसमें डिसएंगेजमेंट करने पर मजबूर हो गया, और 3-4 एरियाज में तो पहले ही हट गया था। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसको भारत अच्छी तरह से समझता है। 1962 वाला भारत नहीं है ये 2025 के प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का भारत है। चाइना के चरित्र को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और चाइना के साथ हम चाहेंगे कि बेहतर संबंध हो, लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए उसके कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर ही, जो कि बहुत ही इंटेंस वेरिफिकेशन के बाद निश्चित किए जाएंगे, उसके आधार पर भारत अपने अगले कदम उठाएगा। ये बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन ये बातचीत का जो भी बातचीत चाइना की तरफ से जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, चाइना उसको कितना अमल करके दिखाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भारत अगला कदम कैसा उठाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने व्यू पॉइंट्स को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री की ये यात्रा तो है चीन के लिए, इसमें कुछ पुराने मुद्दे उन्हीं को आगे खींचा जाता है, या फिर यह भी हो सकता है क्या कि कुछ नए मुद्दों उन पर भी बातचीत हो सके, जो आगे भविष्य की इन दोनों देशों की जो वार्ता से निकलकर सामने आए और एक नया रास्ता दिखा सके। यह भी देखना दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।